एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने एनसीईआरटी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की जो चैप्टर थी वो ख़त्म कर ली थी। अब हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन देखेंगे एंड उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो लंबी हो गई तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे एंड जिनको सिर्फ एग्जाम्पलर देखने हैं तो वो वाली पार्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड आपको ये जो PDF है आंसर्स की, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे दिया हुआ होगा, आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिफाइन करने को बोला है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे कि इंसान जो भी काम करता है, ठीक है, जो भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में जिसमें जिस ब्रांच में हम बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसी को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है अच्छे से लिखी गई है, वो आप देख लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में हमें 100 वर्ड्स बोलने को बोला है। तो यार ये चीज़ पढ़ रखे हैं हमने एनसीईआरटी में ना। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? अनडिज़ायरेबल कोई सब्सटेंस जब नेचर में अबंडेंस में हो जाती हो, जैसे कि नॉर्मल जो गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर हो गए, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये जब बनते हैं, ठीक है, एंड फिर ये जो मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उससे एसिड रेन बनती है। तो यही सारी चीज़ें ट्रोपोस्फियर को अफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आप क्या करना, एसिड रेन्स की जो भी इफेक्ट है उसको थोड़ा लिख देना, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन की जो गैसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, इनके जो इफेक्ट्स है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है पीछे के जो लेक्चर्स थे उनमें, ठीक है ना, तो वो आप एक बार देख लेना। एंड जो थर्ड पॉइंट आप लिखना वो है पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, जिसके साइज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जैसे कि डस्ट, मिस्ट, स्मोक, ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ पे कैसे असर डालते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, वो कैसे करते हैं। लास्ट जो चीज़ है, ठीक है, वो स्मोक है। स्मोक के बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, वो आप लिख देना यहाँ पे। देखो सारे क्वेश्चन ना एनसीईआरटी से ही उठाए गए, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ो एंड जो आपने समझा वही लिख दो, ठीक है। एंड कैसा लिखना है वो आपको इस PDF से मिल जाएगा, तो बस वही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा डेंजरस क्यों होता है कार्बन डाइऑक्साइड से? देखो हमें बचपन से क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है, पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो पॉइजनस बहुत ज़्यादा होता है एंड ये इसका क्या होता है, इसका हमें स्मेल नहीं मिलता, ठीक है ना। एक कलरलेस गैस है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब हमारी बॉडी में आता है तो हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड इस कॉम्प्लेक्स के चलते क्या होता है, बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो कम हो जाता है, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स वाई इट्स मोर हार्मफुल देन द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। ग्रीन हाउस गैस के लिए जितने भी गैसेस है ना उसको आपको लिस्ट डाउन करना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गए, है ना, वाटर हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है आपको बोला गया स्टेचूज जो है, मोनूमेंट्स जो है इंडिया में, वो एसिड रेन से इफेक्ट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको जो है यहाँ पे रिएक्शन देनी है। एनसीईआरटी में अगर आपको याद हो अपनी पिछली जो वीडियोस है वो अगर आपने देखी हुई हो, तो वहाँ पे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ था, मतलब एक दिया हुआ था जिसमें ताजमहल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। तो ताजमहल का जो क्या होता है कि जो मार्बल होते हैं, मार्बल किससे बने होते हैं यार, जैसे कि CO3 से बने होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो वो तो एक बेसिक चीज़ है। उस पर अगर एसिड गिरेगी, जैसे कि H2SO4 गिरेगी, तो ये जो क्या होगा, अगर एसिड एंड बेस का रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बन जाएगा। तो जो CaCO3 था वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना CaSO4 में, तो जो मार्बल थी वो डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। दैट्स वाई ये जो भी बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मार्बल से बने हुए हैं, उसको अफेक्ट करता है एसिड रेन बहुत हद तक। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है स्मोक, ठीक है। स्मोक क्या होता है? स्मोक आपको अगर याद है तो स्मोक होता है, एक तो स्मोक एंड फॉग की मिक्सचर होती है, ठीक है, ये एयर पोल्यूशन करता है। एंड आपको बोला गया कि देखो क्या पूछा गया है, क्लासिकल स्मोक जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मोक से डिफरेंट कैसे होता है। तो हमने इसके लिए चार्ट खुद बनाया था, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, बट चार्ट के फॉर्म में नहीं दिया है, तो मैंने आपको वीडियो में बना के भी दिया था एंड यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो आप क्या इसको आप याद कर लो। देखो आपको अगर ट्रिक चाहिए तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो आप इसको जो है ना 3 पॉइंट्स में लिखोगे, एक तो ऑकरेंस हो गया, एक कंपोनेंट्स और एक नेचर। ऑकरेंस कैसे होंगे, जैसे कि क्लासिकल स्मोक है वो कूल एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाएंगे, जबकि फोटोकेमिकल स्मोक जो होंगे वो ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में पाए जाएंगे, ठीक है। क्लासिकल स्मोक की अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हो जाएगी स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जो फोटोकेमिकल स्मोक की चीज़ें जैसे कि पेन होगी, एक्रोलिन
ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह आपको याद रखना है। नेचर क्या हो जाएंगे, क्लासिकल स्मोक होते हैं रिड्यूसिंग नेचर के, फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। तो आपको याद नहीं हो रही ये चीज़, तो आप ये चीज़ याद कर लो। ओपी टंडन की किताब कौन कौन करता है यार, आई नो कि बहुत लोग इस किताब को मानते हैं, ठीक है ना, आप लोग इससे प्रैक्टिस करते होंगे। तो ओपी टंडन आपको याद रखना है। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होंगे, तो ऑब्वियसली जो क्लासिकल स्मोक होंगे वो रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। ये आपको याद होगी ये वाली पॉइंट, है ना। एंड जो और एक पॉइंट है, क्लासिकल किससे स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है, तो क्लासिकल स्मोक जो है वो कूल प्लेसेस में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, फोटोकेमिकल स्मोक जब बनती है तो उसका रिएक्शंस आपको पूछा गया है, ठीक है। तो रिएक्शंस हमने करा था, जैसे कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो भी चीज़ें होती है गैसेस, जैसे कि ओजोन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको वो ऑक्सीडाइज कर देती है एंड कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि एक्रोलिन हो गए, फॉर्मल्डिहाइड हो गए, पैन हो गई। ये चीज़ें हमने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, स्ट्रक्चर्स भी दी हुई है एनसीईआरटी में, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शंस भी दे दी गई है, ठीक है। ये देखो, है ना, जैसे कि हाइड्रोकार्बन में इन्होंने क्या दिया, मीथेन को जब ओजोन ऑक्सीडाइज करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, है ना। इसके सिवा पैन बनाता है। तो ये चीज़ें हो गई फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनती है। देखो आई एम ट्राइंग कि जितनी जल्दी हो सके ये कवर हो जाए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हार्मफुल इफेक्ट बताने को कहा गया है फोटोकेमिकल स्मोक के, एंड इसको कैसे कंट्रोल करे जाए। देखो फोटोकेमिकल स्मोक से क्या क्या हो सकती है, एक तो आई इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है, नोज इरिटेशन हो सकती है, ये आपको ढंग से याद रखना चाहिए, ठीक है। हेडेक हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकती है, राइट। अब कंट्रोल मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ा था एनसीईआरटी में कि फोटोकेमिकल स्मोक तभी मतलब कंट्रोल की जा सकती है अगर हम उसके सोर्सेज को कंट्रोल करने लग जाए, है ना। तो फोटोकेमिकल स्मोक की सोर्सेज क्या क्या हो सकती है, जैसे कि NO2 जो गैसेस है इसके अगर हम सोर्सेज को बंद कर दें, ऑटोमोबाइल वगैरह कम यूज़ करें, है ना, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर जैसे अगर हम मशीन्स को यूज़ करें, हालांकि ये इनकी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, बट स्टिल अगर हम कोशिश करें तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो प्लांट्स है एक नेचुरल तरीका भी है, जैसे कि पाइनस हो गया, जूनिपर्स हो गया, क्वर्सेस हो गया, इन प्लांट्स को अगर हम लगाए तो क्या होगा, हम ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है ओजोन लेयर जो बनता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। देखो एक तो आपको ओजोन कैसे बनते हैं उसका रिएक्शन पता होना चाहिए। एक आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो, उसके ऊपर जब यूवी रेडिएशन गिरेगी तो क्या होगा, दो ऑक्सीजन रेडिकल में ये चीज़ टूट जाएगी, है ना। तो आप जो ऑक्सीजन रेडिकल है वो जब दोबारा किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी तो एक ओजोन बनेगी। एंड ये रिएक्शन जो होती है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है। तो ऐसे ही हमारी जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर बनती है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। एंड अगर हम इसकी बात करें कि ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन होती है ना, थिनिंग हो जाती है, वो किस वजह से होती है, कुछ गैसेस की वजह से, जैसे CFC हो गया, है ना, CFC हो गए, फेरॉन्स हो गए। इससे क्या होता है, क्लोरीन रेडिकल निकलता है, जो क्लोरीन रेडिकल होता है वो ओजोन को तोड़ देता है, एक तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड में एंड एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल में। एंड एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ओजोन का जो है ब्रेक डाउन कैसे होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है ओजोन होल क्या होता है। तो ओजोन होल क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें जब हम जैसे कि CFC जैसे गैसेस को छोड़ते हैं तो ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके चलते ओजोन का डिप्लेशन हो जाता है ना। तो उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कंसिक्वेंस क्या है। देखो कंसिक्वेंस क्या है, अगर ओजोन होल बनता जाएगा, ओजोन की जो लेयर है वो कम होती चली जाएगी, तो जो खतरनाक UV रेज है वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के एटमोसफियर में घुस जाएगी। तो उसके चलते क्या होगा, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट या फिर सनबर्न जैसी चीज़ें दिखनी चालू हो जाएगी। फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको डेथ का सामना करना पड़ेगा, जो फिश है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जो प्लांट प्रोटीन्स है उसमें भी म्यूटेशन देखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत खतरनाक इफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वाटर पोल्यूशन की मेजर कॉजेज़ क्या है। देखो इसके लिए जो है एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, इन्होंने जो है टेबल को ही अच्छे से लिख रखा है, ठीक है। तो या तो आप टेबल फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो या फिर आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो हर एक चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी में अगर आपको याद आ रहा होगा वहाँ पे भी ऐसे ही पॉइंट्स लिखे हुए थे, एक तो पैथोजेंस हो गए, वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, इसके सिवा केमिकल या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, ठीक है। यही चीज़ें दी हुई थी एनसीईआरटी में, वही आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके एरिया में वाटर पोल्यूशन की जो कॉजेज़ है वो आपको ढंग से लिखनी आनी चाहिए।
जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड की जो रन ऑफ्स हो गए, ठीक है ना, एसिड रेन वगैरह हो गया, वो आपको ढंग से लिखनी है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप कंट्रोल कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, कंट्रोल कैसे करना है, जैसे कि मान लो आपका जो घर है वो किसी इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री के सामने है ना, फैक्ट्रीज के सामने, तो क्या होगा, हर रोज़ केमिकल डिस्चार्ज होंगे, है ना, टॉक्सिक मेटल्स जो भी होंगे, हैवी मेटल्स जो भी होंगे, वो निकलेंगे हर रोज़। तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, ताकि हमें एक ऐसी अरेंजमेंट लेनी पड़ेगी ताकि जो ये जो पोल्यूटेंट्स है ये डायरेक्टली हमारे वाटर बॉडीज़ में एंटर ना कर पाए, है ना। एंड दूसरी चीज़, जैसे कि आपके घर के सामने मान लो कि कोई एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स है, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ वहाँ पे ना हो, है ना, कंपोस्ट चीज़ों का हम यूज़ करें। तो ऐसे हम वाटर पोल्यूशन के जो है रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का हमें डेफिनेशन पूछा गया है ना, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि एक सैम्पल ऑफ वाटर आपने लिया, कुछ वॉल्यूम, उस पर थोड़ा बहुत अगर कुछ अमाउंट तक जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसी को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की कुछ वैल्यूज़ दी गई थी, अगर वो लेस देन 5 ppm होता है तो उस वाटर को हम जो है प्योर वाटर बोल सकते हैं। अगर 17 ppm तक है या फिर उससे ज़्यादा है तो उसका हम हाईली पोल्यूटेड वाटर मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, क्या आपने सॉइल पोल्यूशन का भी देखा है अपने नेबरहुड में, एंड इसको हम कंट्रोल कैसे करें। देखो, सॉइल पोल्यूशन का जो था एनसीईआरटी में, है ना, 3 मेन कॉजेज़ होते हैं, एक तो होते पेस्टिसाइड, एक होते हर्बिसाइड, है ना, तो तीसरी चीज़ होती है इंसेक्टिसाइड। तो हमें इन चीज़ों का यूज़ कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स उनको बता सकते हो, है ना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि डीडीटी हो गया, तो डीडीटी पहले के ज़माने में हम यूज़ करते थे, पर अब जो है उसको बैन कर दिया गया है। अभी हम एल्ड्रिन यूज़ करते हैं या फिर डेल्ड्रिन यूज़ करते हैं, पर ये चीज़ें भी नेचर के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना। उसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, जैसे कि आजकल आपको पता है हाई रेजिस्टेंट इन चीज़ों के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी की जो है इंसेक्ट्स बन चुकी है, तो इससे हमारी जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी पे भी असर पड़ता है। एंड ये चीज़ अगर फूड चेन के थ्रू हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखी जा सकती है उनमें, राइट। तो ये चीज़ें भी लिखी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो ईजिली, है ना, जो कि पेस्ट या फिर वीड्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, एक ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना, तो उनको हम बोलेंगे पेस्टिसाइड या फिर हर्बिसाइड्स हो गए। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप याद कर लो, एक तो हो गया सोडियम क्लोरेट एंड दूसरा हो गया सोडियम अर्सेनाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है एंड कैसे इससे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री की जो नॉलेज है, केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेस की जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजीज है, उनको अगर हम यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए, सो दैट इज़ द ग्रीन केमिस्ट्री। तो अब हम देखते हैं कि इससे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो हम रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको ऐसे यूज़ करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यील्ड 100% हो, है ना, कोई भी अलग से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बने, ठीक है। तो ये तो होगी एक चीज़। एंड दूसरी, अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स देखोगे, जैसे कि ड्राई क्लीनिंग हो गया या फिर ब्लीचिंग के लिए हम पहले जो चीज़ें यूज़ करा करते हैं अभी हम उनको यूज़ नहीं करते, है ना। पहले हम क्लोरीन यूज़ करते थे, उसके बदले अभी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि नेचर के लिए उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ़ द ग्रीन हाउस गैसेज टोटली मिसिंग फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, उनको लग रहा होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं वो तो हार्मफुल होते हैं नेचर के लिए, तो अगर वो मिसिंग हो जाए तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर ऐसा नहीं होता। तो पहला आप क्या करना है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या होते क्या है, मान लो कि ये हमारी अर्थ है ना, एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे अगर जो है सनरेज गिरती है, तो सनरेज गिरती है, ठीक है, जो सॉइल होती है अर्थ की वो गर्म होती है। उसके बाद जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन को छोड़ती है ना, जब ये वापस जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पे कुछ गैसेस होते हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ये जो हीट बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इन गैसेस की वजह से ये हीट बाहर नहीं निकल पाती या फिर पूरी 100% बाहर नहीं निकल पाती, जिसके चलते हमारे एनवायरनमेंट का जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाए तो क्या होगा, हमारी अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी फॉल ऑफ हो जाएगी, है ना, बहुत कम हो जाएगी। तो एक तरीके से क्या होगा, ये अर्थ जो होगी हमारे लिए इनएविटेबल हो जाएगी। तो ठीक है, तो पूरी तरीके से मिसिंग होना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, अ लार्ज नंबर ऑफ
एक सेकेंड। तो एक लार्ज नंबर ऑफ फिशेस सडनली फाउंड फ्लोटिंग डेड ऑन द लेक। तो वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैसेस भी नहीं थी, तो व्हाट शुड बी द रीज़न ऑफ द फिश किल। तो क्या हुआ होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉस्फेट आ सकते हैं, ठीक है। शायद उस वो जो लेक है वहाँ में हम बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते होंगे, जिसके चलते एल्गी की ग्रोथ हो रही होगी। एल्गी की ग्रोथ से क्या होता है, जो पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होता चला जाता है। पानी में जो भी फिशेस हो गए या फिर और भी एक्वेटिक लाइफ हो गए वो मरते चले जाते हैं, क्योंकि बीओडी जो है उस पानी का वो ज़्यादा होता चला जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डोमेस्टिक वेस्ट को जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैन्योर की तरह, राइट। तो अब जो डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे घर से जो भी वेस्टेज आते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, रोटेन फूड हो गए, उनको हम लैंड फिल्स में जो है जमा कर सकते हैं ना, मिट्टी के बहुत नीचे जमा कर सकते हैं, एंड कुछ सालों बाद वो क्या होंगे, सॉइल से मिक्स हो जाएंगे। पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होंगी उनको एक तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हम जला सकते हैं ना, जिसको एनसीईआरटी में कंट्रोल्ड इंसिनरेशन नाम से बोला गया है, राइट। ओपन बिन्स में हम उनको जला सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ जो है हम उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे मान लो कि आपने कोई कंपोस्ट की व्यवस्था की, तो क्या होगा, मतलब आपको प्रोसेस बोलने को कहा गया है ताकि वहाँ पे जो है बैड ओडोर या फिर फ्लाइज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो क्या होगा कि रिसाइकलिंग अच्छी चीज़ है, पर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि वहाँ पे बैड ओडर आ सकता है ना, फ्लाइज आएगी। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखो, एक तो चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है, हम इसको कवर कर सकते हैं, है ना, ताकि वहाँ के एक तो चीज़ है कि हम जो भी लोकेलिटी है जहाँ पे भी इंसान रहते हैं उससे बहुत दूर जा कर के ये सारी चीज़ें करें, है ना। एंड दूसरी चीज़ हो सकती है, इसको जितना हो सके कवर अप किया जाए, राइट। तो यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे। पूरा हम जितनी जल्दी हो सके मैंने इसको कवर कर दिया। ये जो PDF है मिल जाएगी आपको। अब हम जो है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे।